फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 8 क्या है? लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। इस पे पहले एक सवाल आ चुका हुआ है कि वॉइडेबल होते हैं अगर एक मुतजाद अगर आइन के अंदर आइन से अगर कोई फंडामेंटल राइट से कोई कवानीन वगैरह बन जाएं कि वॉइडेबल होते हैं, इलीगल होते हैं कि वॉइड होते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ गया है वॉइड। वॉइड का मतलब है मनो अन ये इलीगल होगा और अनलेस कोर्ट उसको जाके प्रोटेक्ट करेगी, इसके तहत कोई राइट्स वगैरह भी नहीं बन सकते इस तरीके से। तो मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ। 8 में लिखा हुआ है एनी लॉ or custom usage having force of law insofar as it is inconsistent with rights conferred by this chapter shall be to the extent of such inconsistency be void। इसके मुतजाद होंगे तो वर्ड याद रखिएगा void। ये सवाल आ सकता है। इसका ये भी सवाल आ सकता है कि ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि void होंगी अगर बरखिलाफ़ हों कॉन्स्टिट्यूशन की। तो निरा लॉ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम और यूजेज भी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई दफ़ा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इस नौइयत के A, B, C और D के ऊपर लिख देता ऑल ऑफ द अबव। आप A को अगर मार्क करेंगे तो वो A लॉ को अगर आप मार्क करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। सही आंसर D था। कस्टम भी B लिखा हुआ था और C यूजेज भी लिखा हुआ था, तो तीनों हैं। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जल्दी वगैरह पड़ी होती है, लेकिन एनी ऑफ द अबव, और वो मैंने मुझे पहले लेक्चर में कहना चाहिए था एनी ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव कई जगह पे ऑप्शंस होती हैं एंड में। वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, आंखें खोल के जहन और दिमाग खोल के आपने अप्लाई करना है, क्योंकि इस केस में अगर ए आपने मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा। असल में डी था कि तीनों थे, और वहाँ पे फिर आप बेशक बैसी जाएंगे जी ये वाला ए ही था, ए भी तो है ना, या बी भी तो है ना, वो कहेंगे बी भी है फिर सी भी है। असल में सही जवाब डी था। ओके, सो ये वाली चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और लिखा हुआ स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच अब्रिजेज द राइट्स कन्फर्ड बाय द लॉ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज। अच्छा, आगे जाके इसके अंदर और क्या क्वेश्चन आ सकता है। 8 के अंदर प्रोवाइजो एक मौजूद है। आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और दूसरी फोर्सेस जो पब्लिक ऑर्डर के लिए कर सकते हैं उन पे ये लागू नहीं हो सकता, उनके हकूक उनसे लिए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। तो एक्सेप्शंस भी आपको एमसीक्यूज़ के लिए हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं वो याद करनी पड़ेंगी कि एक्सेप्शन के अंदर इसमें लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि ऑल सिटीजन्स के क्या राइट्स के मामला पे ये आर्टिकल 8 एप्लीकेबल है कि इन किन किन लोगों पे नहीं एप्लीकेबल। उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए जो लोग हैं। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों के बारे में सवाल आ सकते हैं, अपने जहन में रख लें। लोगों का आने वाला ख्याल ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स अबद से हैं और हर केस के अंदर जी फंडामेंटल राइट नो। आप इसमें देखेंगे हर आर्टिकल में लिखा हुआ सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन, इस पे लगता है, इस पे नहीं लगता इस चीज़ के लिए। तो यही सवालात आपसे इसके अंदर किए जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस से भी बंदा थोड़ा बहुत गैस कर लेता है कि हाँ यार अगर किसी पे नहीं लग रहा होगा तो फौज वाले ही होंगे, उनका अपना एक डिसिप्लिन होता है लहदा से। पुलिस वालों का मुझे नहीं पता था, मेरी नज़र में ये नया है, तो यहाँ पे ये है। और साथ ये लिखा हुआ 8 के ऊपर और ज़्यादा इसके अंदर तह में जाने की ज़रूरत नहीं, बस याद ये रखने की ज़रूरत है। और इसके अंदर चंद एक्सेप्शंस भी हैं कि जी 73 से पहले जो कवानीन और स्केड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें ज़्यादा पढ़ने की नहीं ज़रूरत, उसके बारे में आपकी इतनी तह में आई डोंट थिंक आपसे पूछने लगे। आर्टिकल 9 की तरफ आ जाइए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में एक चीज़ और भी नोट कर लें, क्योंकि आपने ये भी रटना है कि इसका आर्टिकल नंबर क्या था, और अगर आपने तुक्का लगाना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले फंडामेंटल राइट्स हैं वो शुरू में आते हैं, लाइफ, लिबर्टी, और जो एजुकेशन वगैरह और वो हैं वो 25A और ये वो सारे के सारे वो बाद में आएंगे। तो अगर आपको मैं वो कह रहा था ना, अगर आपको नहीं याद आ रहा और अब आपने तुक्का लगाना है तो ये प्रिंसिपल अपने पल्ले लगाइएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी 24 में आता है, मगर आपकी सिक्योरिटी, लाइफ, लिबर्टी वो पहले आती है, अर्निंग वगैरह का 18 के अंदर आएगा, और इस तरीके से सारे के सारे ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद करनी पड़ेंगी। असल में तो ये होता है प्रोफेशन में हम जब मुकदमे करते हैं और मुकदमे चलाने की वजह से हमें ये रट जाती हैं चीज़ें वगैरह, मगर आपको अपने इम्तिहान के लिए रटना पड़ेगा। 8 की कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी बंदे से उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं की जा सकती, सेव एज अलाउड बाय लॉ, कानून अलाउ कर सकता है।
लिबर्टी, किसी को आप बंद नहीं कर सकते अंदर अनलेस जिस हद तक कानून उसको अलाउ करता है, और कानून के तहत ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। याद रख लीजिए, ये आर्टिकल मार्क कर लीजिए, इसके ऊपर सिक्योरिटी ऑफ पर्सन इसको कहा जाता है, मगर इसके अंदर निरा सिक्योरिटी ऑफ पर्सन नहीं है, लाइफ एंड लिबर्टी दोनों चीज़ें आती हैं, राइट। आगे आ जाइए अब अगले वाले की तरफ, 10 की तरफ, सेफ गार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। याद ये रखिएगा क्योंकि लाइफ एंड लिबर्टी की बात हो रही है तो फिर अरेस्ट एंड डिटेंशन भी उसके आसपास ही होगा नंबर करने के लिए। तो इसका एक स्ट्रक्चर मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये जो अमेंडमेंट्स बाद में हुई हैं वहाँ पे लोगों ने कोई इतना ख्याल वगैरह में नहीं रखा, लेकिन जिस बंदे ने पहले बनाया था उसके जहन के अंदर यही था कि इंपॉर्टेंट 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 लेस इंपॉर्टेंट, मगर हुकूक सारे के हैं तो वैसे सारे ही बराबर, लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ नंबरिंग के अंदर उसने इस तरीके से किया, वो याद रखिएगा। 10 के अंदर अरेस्ट और डिटेंशन के अंदर, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज दे मे बी of the ground for such arrest and shall not be denied the right to consult a legal practitioner of its choice। वकालत का हक, वकील रखने का हक, और किसी को बताना कि वो उसको क्यों पकड़ के सजा के ऊपर रखा हुआ, वो उसका हक है, पता चलेगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। तो लिबर्टी से ये लिंक्ड है। ऊपर आपका 9 लिबर्टी का था, 10वें के अंदर अरेस्ट और डिटेंशन की यहाँ पे बात कर दी गई है। और अच्छी बात है आप ये सारे के सारे दोस्त मौजूद हैं, आपसे आपको फीस देने का, आपको एंगेज करने का हक इज इंश्योर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे आपके क्लाइंट को दूर नहीं किया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ने अर्लीस्ट 2nd नंबर के ऊपर फंडामेंटल राइट है। तो ये भी आपका जो बड़ापन और जिस प्रोफेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसकी इंडिकेशन है, ये भी अप्रिशिएट कर लें। बट फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। कितनी देर के अंदर, कोई बता सकता है? 24 आवर्स ये है, और वो इसके अंदर ही लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर, वो आप सारे का सारा साइड। नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सच पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो क्या उसके 24 घंटे के बाद क्या होता है? फिर मैजिस्ट्रेट क्या करता है उसके साथ? कुछ वो फौजदारी में आएगा ना कि वो रिमांड बंदा उसकी ही अथॉरिटी में होता है, मगर इनको पूछगछ वगैरह करने के लिए या जुडिशियल या रिमांड कर दिया जाता है, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये हो गया 9 के ऊपर, और इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल के अंदर क्रिमिनल लॉ के लिए चूँकि आपके होगा वो वहाँ से, और इसके साथ आप मिल के पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है प्रिवेंटिव, उसके लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन उन चीज़ों के लिए बनाया जाएगा अगर मुल्क की सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के अगर खिलाफ हो, या एक्सटर्नल अफेयर्स से, या पब्लिक ऑर्डर, या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अगर ख़िलाफ़ हो, तो वहाँ पे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हो सकती है। वंस अगेन ये इस नौयत का क्वेश्चन है जो कि आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन किन किन नौयत के केसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती हैं। तो इसी तरीके से आप जब ये पढ़ रहे होंगे सारी की सारी प्रोविजंस आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और आगे कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स के अंदर इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, पढ़िएगा ज़रूर इसको। उसके अंदर लिखा हुआ है रिव्यू बोर्ड के सामने ये रखा जाएगा उसका मामला, उसको बताया जाएगा भाई आपको इस चीज़ के लिए बंद किया हुआ है, और वो अपना जाके कोर्ट्स के अंदर नहीं, वो अपना उसकी पहली रेमेडी अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, किसके सामने? रिव्यू बोर्ड के सामने। आगे आ जाइए सर। और ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म 10A का बेशुमार शोर मचाया जाता है। 10A कोई दोस्त बता सकता है क्या है? वो क्या मतलब होता है जी? नहीं, वो एक यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। राइट टू अ फेयर ट्रायल लिखा हुआ है कि, और अच्छा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था 10A में आ सकता है कि फौजदारी के मुकदमों पे लगता है कि सिविल के मुकदमों पे लगता है, कि व्हाट अबाउट मुकदमे जिसके अंदर या क्वाजी जुडिशियल कोई है, ट्राइब्यूनल के सामने आर्टिकल 10A का राइट होता है कि नहीं होता है? वो A, B, C और ऑल ऑफ द अबव, अगर डी आएगा तो इसमें डी का होगा। सिविल राइट वगैरह ये किसके लिए है? ये सारों के लिए सिविल होते हैं राइट्स या क्रिमिनल राइट्स होते हैं। और ऑब्लिगेशन और एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस।
अनबायस्ड जज होगा, वकील होगा, ये सारे के सारी ये चीज़ें इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, मगर जब फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का लिख दिया हुआ गया, कानून में जो प्रोसेस प्रोवाइड किया गया वही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे 11 के ऊपर। 11 है स्लेवरी इज स्लेवरी फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड प्रोहिबिटेड एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन इन पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। स्लेवरी यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते, इस वजह से बॉन्डेड लेबर, ये जो भट्टों के ऊपर जो बंदे वगैरह होते थे, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये वहाँ पे ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, वहाँ पे फोर्स्ड लेबर था। एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, लॉ में नहीं लिखा हुआ। और नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। ज़रूरी है, याद रखिए 14 साल। अंडरलाइन ये सारी की सारी चीज़ें, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपके पास कॉपी पढ़ी है, ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। कितने साल का की उम्र में 14 साल का बच्चा, ये और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रोहिबिट कर दिया गया। अच्छा, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल इफेक्ट कंपल्सरी सर्विस एज बाय एनी पर्सन, जिसको सजा दी जा रही है किसी कानून के तहत, इसकी एक्सेप्शंस हैं कि यहाँ पे आपको कंपल्सरी लेबर वगैरह अगर आपको रखा हुआ है कैद बामुशक्कत, तो वो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है। और रिक्वायर्ड फॉर एनी पब्लिक पर्पज शॉर्ट टर्म के लिए कि नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी ऑफ क्रूअल नेचर और इनकम्पैटिबल विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी का यहाँ पे लिखा हुआ 12 की तरफ अब आप आ जाइए, तो वहाँ पे लिखा हुआ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। इसका क्या मतलब होता है जी? जी नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का वो होता है ड्यूल पनिशमेंट, डबल जेपटी, डबल पनिशमेंट। वहीं से का मतलब है, ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब होता है वक्त के मुताबिक। आज से पहले आसान जुबान में ये बता देता हूँ कि इस कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि जिसके तहत कहा जाए कि भाई यार फलां टाइम के ऊपर तुमने जो काम किया था, हम कहते हैं कि वो इलीगल था और अब पकड़ के तुम्हें हम बंद करते हैं। अगर उस टाइम के ऊपर कानून था, क्योंकि हर बंदे ने उस टाइम के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अमल वगैरह रखने थे। अब हमें वो बंदा नहीं पसंद, हम कहते हैं यार तुमने वो जो फलां चीज़ की थी, हम कहते हैं कि अगर तो वो उस टाइम के किसी कानून की वायलेशन कर रहा था तो पकड़ सकते हैं, मगर नया कानून कोई ऐसा नहीं बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल नैब के कानून के अंदर और एंटी की, अगर उस टाइम के ऊपर एंटी करप्शन का कानून था, उसके तहत आप पकड़ सकते हैं, उस टाइम के ऊपर ये था, मगर आप ऑफेंस कोई इस नौयत का नहीं बना सकते कि जो नैब के कानून के अंदर लिखा हुआ फलां तारीख से लेके अब तक, वहाँ पे आके वो बंदे कह सकते थे कि जी भाई आज के बाद ही आपने नैब का कानून बनाया, आप क्यों लिख रहे हैं कि 1983 के ऊपर से। तो वहाँ पे ये कह रहे थे करप्शन और वो बाकी एहतसाब एक्ट के तहत ये कानून इस पर मौजूद है। इट वॉज स्टिल इलीगल व्हाट इज़ बिन मेड इलीगल नाउ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट यहाँ पर, और दूसरा ये है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के अंदर ना सिर्फ ये, बल्कि अगर वो इलीगल थी चीज़ तो उतनी ही सज़ा मिलेगी जो उस टाइम के ऊपर थी, ना कि अब आके कह दे नहीं जी हम वो जो फलां टाइम के ऊपर आपने चीज़ की थी वो 6 महीने थी, अब 5 साल की आप उसके लिए सज़ा देते हैं इस कानून के तहत। 5 साल विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम प्रोस्पेक्टिवली। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें नोट करने की, ये इसमें यही है कि आर्टिकल 270 शैल अप्लाई नो रेट्रोस्पेक्टिव, वहाँ उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप और इसके अंदर ये अलबत्ता उन्होंने साथ लिख दिया है कि क्लॉज 1 शैल नॉट अप्लाई टू लॉ मेकिंग एब्रोग। बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन इसमें बनाई है, और ये भी नोट कर लीजिए, एमसी की मल्टीपल चॉइस आ सकती है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है पहले, कि आप कोई आमिर हैं, आप कहेंगे कि भाई उस टाइम के ऊपर तो था ही नहीं आर्टिकल 6 की ये जो सारी रिक्वायरमेंट है, आज के बाद नहीं। वो कहते हैं नहीं, ये वाली जो एक्सेप्शन है रेट्रोस्पेक्टिव की, हमने पुराने वाली अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो एब्रोगेशन और सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दो दोस्त कह रहे हैं। इसके बारे में आई मीन नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस।
तो ये मुझे बताइए इसका क्या मतलब है, ये सिविल पे भी लगता है कि नहीं, ये सिविल पे लगेगा कि नहीं जी? ऑफेंस का वर्ड चूंकि यूज हुआ है तो ये सिविल राइट्स के ऊपर नहीं लगता। क्या एक बंदे के अगेंस्ट ये भी सवाल आ सकता है, दूसरी दफा इंक्वायरी हो सकती है, तीसरी दफा इंक्वायरी हो सकती है? सॉरी नहीं, उसी के ऊपर 8 इंक्वायरियां होती नहीं है लोगों के खिलाफ। नो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करें, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड, इट डजंट से इंक्वायर्ड और इन्वेस्टिगेटेड। सो ये भी आपके साथ पूछा जा सकता है, प्रोसिक्यूशन, आप पे मुकदमा अगर चलना शुरू हो गया, आप अक्विट हो गए, तो फिर आप नहीं होने लगे जब तक अपील के अंदर ख़त्म नहीं होता। सो प्रोसिक्यूशन दोबारा नहीं हो सकती, और अगर आपको सज़ा हो गई और आपने सज़ा कर ली तो दोबारा आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। सो इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए, एक्सेप्शन इसकी प्रॉबेबली अपील होगी कि अपील इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस, राइट? तो ये नोट कर लीजिए। और साथ ये कि नो पर्सन शैल बी व्हेन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, किसी बंदे को कंपेल नहीं किया जाएगा कि तुम अपने खिलाफ ही एविडेंस दो, आपकी मर्जी, आप पेश होते हैं बतौर विटनेस अगर आप अक्यूज हैं कि नहीं, आप चुप भी रह सकते हैं, राइट टू साइलेंस भी इसके साथ लिंक्ड है। ये लिखे हुए, अब इनके अंदर कोई इतने ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं है जो कि मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, मगर आपसे इसका नंबर पूछ सकते हैं कि डबल जेपटी, और ये डबल जेपटी वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, डबल पनिशमेंट हुआ है। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो है उसका आर्टिकल क्या, तो आर्टिकल 13 है, ये रटना पड़ेगा। 14 के ऊपर आ जाए, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम shall be inviolable, no person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence। ब्लैक टॉर्चर इलीगल हो चुका हुआ है, 14(2) में लिखा हुआ है, 14(1) में लिखा हुआ है वो आपके डिग्निटी ऑफ मैन के तहत ही, पहले भी डिग्निटी की बात हुई थी 11 के अंदर, बट डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो नहीं वायलेट हो सकती, मगर आगे जाके साथ ये लिखा हुआ है एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम, कानून अगर अलाउ करे तो प्राइवेसी ऑफ होम वायलेट हो सकती है। किसी की टैपिंग करनी है या किसी के घर के अंदर दाखिल होकर कोई ना कोई चीज़ करनी है तो कानून अगर लॉ बना हुआ तो अलाउ हो सकता है, लॉ के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन डिग्निटी ऑफ मैन फिर भी वायलेट नहीं होगी, घर में जाके चपेट नहीं आप मारेंगे। कल हुआ है वहाँ पे, कम से कम सुनने में आया है कि किसी के घर के अंदर, वकील साहब के घर के अंदर, साहिवाल के अंदर पुलिस पहुँच गई गलती से और घर के अंदर गई है, तो वो अब आके ये कह रहे हैं कि जी इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करें। अगर उन्होंने हाथापाई वगैरह, कानून में तो उनके पास थी इजाज़त करने की, लॉ तो उनको अलाउ करता है, मगर अगर गलत जगह पे चले जाए, इस तरीके से सवाल आते हैं। बट चलें, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस। डिग्निटी ऑफ मैन 14 के अंदर है और टॉर्चर ख़त्म करने का 14(2) के अंदर है। आगे जाके ये चीज़ें आपसे नंबर पूछे जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट, एंटर एंड मूव थ्रू आउट पाकिस्तान एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट देयर ऑफ। ये मल्टीपल चॉइस आ सकता है कि डू फॉरेनर्स हैव अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन पाकिस्तान? व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है सिटीजन का, सिटीजन सिर्फ कर सकता है राइट टू रिमेन इन पाकिस्तान में रहना। आप किसी पाकिस्तानी सिटीजन को उठा के बाहर नहीं भेज सकते अनलेस आप मुआहदा करके बाहर जाएं। वो इस तरीके से, और फिर आप मुआहदे का करते हैं वगैरह, बात ये है। लेकिन वहाँ पे भी देखें, अगर बात होती आगे तो ये करना चाहिए था कि आर्टिकल 15 की वायलेशन है, क्योंकि लिखा हुआ है एवरी शैल हैव अ राइट टू रिमेन इन। वहाँ पे फिर वो ये कहेंगे एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाय ये करके एंटर एंड मूव रूल। उन्होंने कहा एक दफ़ा हमने आपको बाहर भेज दिया, आप खुशी खुशी वापस चले गए, तो वहाँ पे ये आर्ग्यू किया गया कि वापस आने के लिए अगर पाकिस्तानी आप सिटीज़न भी हैं तो हमारी मर्ज़ी, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और आपने चूँकि मुआहदा किया हुआ, तो वंस अगेन ये चीज़ें वगैरह मैं आपको इसलिए थोड़ी सी पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपके जहन में, और कहानियाँ थोड़ी सी इसलिए कर रहा हूँ कि ये नुक्ते रहें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये आपसे कि उसको कहते हैं कि ये क्या ये राइट एब्सोल्यूट है
कि किन केसेस के अंदर नहीं हो सकता। रहना आपका हक है, ज़बरदस्ती कोई आपको बाहर नहीं भेज सकता, इसलिए मुआहदा करना पड़ा, नहीं तो उठा के भेज सकते थे बाहर। रेमंड डेविस को तो हमने भेज दिया था, और आसिया को भी मेरे ख्याल में हमने, हाँ अब भी फौत हो गई नहीं, हाँ वो सारे का सारा है। तो उसकी बिल्कुल सही कहते हैं, आर्टिकल 15 की वायलेशन थी, खुशी खुशी तो नहीं हो गई थी। एक्स्ट्राडाइट हम किस तरीके से कर सकते हैं पाकिस्तानी सिटीज़न को, कोई दुनिया का बंदा नहीं करता, इस वजह से। आगे आ जाएं, ये चीज़ें लिखी जाएं और यहाँ पे सामने सामने टिक करती जाएं, और एक डेढ़ लफ्ज़ भी आगे लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे कि क्या इशू वगैरह है। Freedom of assembly, every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. क्या मतलब? Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms. धरने आप दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके कहने के मुताबिक, मगर लिखा हुआ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। प्रोटेस्ट का राइट आपका यहाँ पे और गैदर करने का राइट आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया, मगर इसकी कंडीशंस क्या हैं? ABC, A रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं सॉरी, इम्पोज्ड बाय लॉ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये कंडीशंस हैं जिसके तहत आपको इसको अबरेज की लिमिट किया जा सकता है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 17, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ एंड सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। एक तो आप एसोसिएशन और यूनियंस बना सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है, इत्तेहाद में बरकत है अगर आप 15 बंदे मिलके कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि वो सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान तोड़ो ग्रुप नहीं बना सकते आप। यहाँ पे पाकिस्तान जोड़ो शायद बना सकते हैं आप, और डेफिनेटली बना सकते हैं, पाकिस्तान बचाओ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वंस अगेन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की लिमिटेशंस हैं, और वो ये आपके सामने, एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव अ, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन आ सकता है, शैल हैव द राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। वो बंदे लेकिन पार्टी नहीं बना सकते जो कि उसको कहते हैं सर्विस इन पाकिस्तान के अंदर है। CSS ऑफिसर, जज साहिबान पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते जब तक सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं, दे कैन नॉट गो अहेड एंड डू दैट। सो इसके अंदर एक्सेप्शंस है। वंस अगेन 17(2) अगर आप पढ़ेंगे तो हर सिटीजन के पास हक है नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अगर वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ना हो तो वहाँ पे लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कौन से आर्टिकल में, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा है तो पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है कि नहीं। इसके ऊपर कोई लीडिंग एक केस है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कौन सा पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर सबसे लीडिंग केस कौन सा है, कोई बता सकता है? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का केस है, जब वो वापस आई थी। यू माइट वांट टू चेक दैट आउट, वो जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर ऑलरेडी शोर मचा हुआ है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कि हर पॉलिटिकल पार्टीज ये जो फंड्स वगैरह का इलेक्शन कमिश्नर के पास मामला वगैरह चल रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो निरा कानून के तहत नहीं है रिक्वायरमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहती है कि जी आप बताएंगे कि आप दुश्मनों से तो नहीं कहीं पैसे ले रहे, आपकी फंडिंग फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है, तो ये थी। सो वंस अगेन दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्शन विच कैन बी प्लेस्ड। पूछा जा सकता है व्हाट रिस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। 1, नॉट अगेंस्ट द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान, और ये बाकी चीज़ों के ख़िलाफ़। 2, उसको अपने फंड्स वगैरह ये सारे के सारे बताए जाएंगे। और D, ऑल ऑफ द अबव, तो उसके अंदर आप D जाके चूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे आ जाइए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन subject to such qualifications if any as may be prescribed by law. Every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession and occupation and to conduct any lawful trade or business, provided that nothing in this article shall prevent the regulation of any trade or profession by a licensing system or regulation of trade, commerce and industry in the interest of free competition or carrying on of the federal government or a provincial government by a corporation controlled by। ये है कि जी
फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ट्रेड बिजनेस करने का आपके पास मौजूद है अगर आप कोई काम करना चाहते हैं। माँ सिवाय एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस ये हैं कि कानून के मुताबिक अगर कोई क्वालिफिकेशंस दे दी जाए, और उसके अंदर क्या एक लाइसेंसिंग कानून कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है प्रोफेशंस के लिए। दूसरा वो ये कहती है कि फ्री कंपटीशन की वजह से हम रेगुलेट करेंगे। कोर्ट ये इसका मतलब ये नहीं है, आर्टिकल 18 का हमने कंपटीशन कमीशन का रिसेंटली केस किया था कि आप अन्य वहाँ बैठ के आपस में कहेंगे यार चीनी मार्केट से उठा लेते हैं, हमारा प्रोफेशन का राइट है, और आपस में मिल जाते हैं और 85 की नहीं बेचेंगे, इस दफ़ा 185 की बेचेंगे। तो वो इज़ इलीगल। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है फ्री कंपटीशन के लिए आप ये कह सकते हैं हमारा बिजनेस का राइट है, उसको ख़त्म करने के लिए। और तीसरी ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट के पास मोनोपोली मेंटेन करने का हक है, अगर वो चाहे कोई एक प्रोफेशन अपनी हद तक या एक काम अपनी हद तक महदूद रख सकती है। बिजली जनरेट करना, रेलवे चलाना, और इस तरीके से वहाँ पे आके फिर कोई ज़िद नहीं कर सकता कि जी ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ किया हो। ये एक्सेप्शंस हैं, दीज ये जहन में लिख लीजिए, दीज आर एक्सेप्शंस टू द फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब मुझे ये बताइए, आप सारों ने LLB पास कर लिया है, तो क्या आपका हक है कि आप सारों को लाइसेंस दिया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं। आप सारों का फंडामेंटल राइट ऑफ, आप आगे जाके पढ़ेंगे, राइट ऑफ एजुकेशन आपके पास मौजूद है। आप LLB करने का आप सारों का हक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। वो भी रीजनेबल है, लैट पास करेंगे तो फिर होगा। मगर यहाँ पे आपका वकील बनना आपका हक नहीं है, इसीलिए आपसे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लकीरें निकलवाई जा रही हैं कि जी गैट पास करो, अब ये करो, अब वो करो, और ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि किसी प्रोफेशन को भी एक बॉडी रेगुलेट कर सकती है लाइसेंसिंग के ज़रिए। तो फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, लाइसेंस हासिल करना आपका हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको पसंद तो नहीं है बात आएगी, 3 दफ़ा अगर कोई फेल हो गया तो चौथी दफ़ा नहीं अलाउ करेंगे। ही कैन कम एंड से कि मेरा राइट है फंडामेंटल कि मैं वकील बनूँ। नो, इट वॉज सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आप ये पास करें, अदरवाइज़ तो ठीक है, फिर LLB पास करके हर बंदे को मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे इसीलिए पॉइंट आउट आपको कर रहा हूँ कि राइट ऑफ एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट होगा, मगर राइट ऑफ लाइसेंस आपका राइट नहीं है, सब्जेक्ट टू लॉ। जो लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ वो रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं तो आपका हक है, फिर आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता। और वो लिखा हुआ सब्जेक्ट टू लॉ, 50% है, 51% है, तो एक बंदा भी आपको नहीं रोक सकता। अगर वो कहते रहेंगे जी नहीं है नहीं है, ये बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, ये यूँ नहीं है, ये वो नहीं है, इट्स योर राइट, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। ठीक है, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा 18 के लिए, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 18 याद रहे। 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो इससे बल्कि इट्स वेरी स्ट्रेंज कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बाद में आता, लोगों का ख्याल होता है कि वो बोलने के लिए मुकम्मल तौर पे उनका हक है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम 1, integrity, security and defense of Pakistan 2, 3, 4, and any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement of an offence. अब आपसे ये पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आएगा प्रॉबली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिटेशंस क्या हैं। लॉ के मुताबिक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती। इंडिया को आप गालियाँ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। कोर्ट को आप बेशक बोलते रहें वगैरह, ये सारे का सारा आप नहीं बोल सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कंटेम्प्ट, जहाँ पे कंटेम्प्ट शुरू हो जाती है कोर्ट वगैरह की। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान में फ़ौज भी आ जाएगी, और ये सारे के सारे हैं। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका जो एब्सोल्यूट राइट है, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। अमेरिका इंग्लैंड की वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं लागू होती, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में आ सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या है। उसमें अगर आपको चक्कर देना हुआ तो वहाँ पे लिखेंगे D में नन ऑफ द अबव। A क्या उसको कहते हैं, इसको कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, B रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, D C उसको कहते हैं इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, और D नन ऑफ द अबव। तो आप कहेंगे यार ये फंडामेंटल राइट है यार, इसके अंदर किस तरीके से होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रोक सकता नन ऑफ द अबव। तो वहाँ पे चक्कर में मत आइएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक्सेप्शंस मौजूद है।
अब आपको मैं ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप जब आप तैयारी अगर आप कर रहे होते हैं या कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन सामने, कच्ची पेंसिल से अंडरलाइन करते जाए 1 2 3 4 लिखी जाएं, ताकि ये चीज़ें आपके जहन के अंदर रहें कि इनकी एक्सेप्शंस हैं, या अपने नोट्स के अंदर आपके सामने ये लिखी होनी चाहिए रिविजन के लिए। बट कोई कर नहीं रहा यहाँ पे बैठ के, बट चलो ये अच्छी बात है। आगे चलते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन अब ऐड कर दिया गया 19A। उसको क्या, एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू हैव एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस subject to the regulation and reasonable restrictions imposed by law। कि हर सिटीज़न के पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का, इसमें वैसे मुझे एक अभाम आता है कि आप कोई बंदा मेरे से भी आके कह सकता है मोहम्मद भाई इन्फॉर्मेशन दें हमें, फ़लाँ चीज़ आप हमें बताएं वगैरह। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक महदूद है कि ये प्राइवेट बंदों के पर भी लागू होता है? पढ़ने से तो ये हर एक के ऊपर लगता है। हाँ नहीं, ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को कहेगा। पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है कि आपके घर में क्या होता है जी, वो हमें आप बताएं। हाँ नहीं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो सकता है ना यार। फॉर चलो ठीक है, अगर आप ये कह सकते हैं आप पब्लिक ऑफिस होल्डर है, आप इसको कहते हैं क्या वहाँ पे पूछी जा सकती है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन कि काजी फैज़ ईसा साहब को कोई दे सकता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल सच एंड सच कि आप पब्लिक इंपॉर्टेंस का है ये क्वेश्चन, आपकी फैमिली के एसेट्स क्या हैं वहाँ पे दिए जा सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। सो नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू लॉ, अगर लॉ नहीं मौजूद, अगर लॉ नहीं मौजूद तो फिर एब्सोल्यूट है। सब्जेक्ट टू लॉ लिखा हुआ ना, और ये राइट ये तो नहीं आप कह सकते कि ये, और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जो कानून बना हुआ है उसके अंदर तो लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिस और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, बट इट्स एन ओपन क्वेश्चन। ऑल आई एम पॉइंटिंग आउट इज कि आगे हो सकता है। बोले सर कम जोर के साथ, दूर से। प्रिविलेज कम्युनिकेशन कौन सी? नहीं लॉयर का मैं कह रहा हूँ, लॉयर का तो मैं कह रहा हूँ मेरे प्राइवेट वाले के ऊपर, वहाँ पे तो कानूनी शहादत मुझे अलाउ करता है, वो प्रोटेक्शन आ जाती है। सही है, अब सही कह रहे हैं। जल्दी आगे चलेंगे यार, इस तरह तो लगता है काम ही ख़त्म होगा। फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस रिलीजन और मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सब्जेक्ट टू लॉ है, किसी रिलीजन को आप इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, साइंटोलॉजी को या किसी को, हर बंदे के पास हक है कि वो आप क्या कानून आप बना सकते हैं यहाँ पे कि भाई तुम्हारा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन को तो हम रिलीजन कंसिडर ही नहीं करते, और ये इमोरलिटी फैला रहा है, और इसकी कुफर को, वर्शिपिंग आइडल्स आप कर सकते हैं कि नहीं, कैन यू रेगुलेट, ये क्वेश्चन आएगा। बट वंस अगेन ऑल आई एम पॉइंटिंग आउट इज कि देयर आर लिमिटेशंस इवन टू द राइट टू रिलीजन, प्रोफेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रोपगेट और फैलाने के लिए। तीनों की तीनों चीज़ों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट, हर फिरके शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मस्जिदें, मंदिर, ये सारे के सारे आप बना सकते हैं, बट वंस अगेन सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। इसको पढ़ने से पब्लिक ऑर्डर को अगर कोई वायलेट कर रहा है तो लाल मस्जिद को आप बंद कर सकते हैं, बिकॉज लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। मोरालिटी अपनी साइड के ऊपर वगैरह, तो मैं आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ द एक्सेप्शंस, ताकि आपके जहन के अंदर ये रहें, और नुक्ते इसीलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी वगैरह के साथ आपके जहन के अंदर ये अच्छे तरीके से रहेगा। अगर मल्टीपल चॉइस कोई मुश्किल आपके सामने आ गया। आगे आ जाइए 20 की तरफ लिखा हुआ, नो पर्सन शैल बी कंपाइल्ड टू पे safeguard against taxation for the purposes of a particular religion. No person shall be compelled to pay any special tax or proceeds of which are to be spent on the propagation or maintenance of any other religion other than his own. गवर्नमेंट ज़कात कैसे ले सकती है? हाँ हाँ क्या मतलब? नहीं वहाँ तो सही है वगैरह। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल चॉइस में ABCD में नहीं थी ये वाली जवाब का। यार वो इसलिए ले सकते हैं बिकॉज उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर द टू प्रोफेस और स्प्रेड ओन रिलीजन।
अपने के लिए वो आपसे ले सकते हैं रिलीजन के लिए, दूसरे रिलीजन के लिए नहीं ले सकते। हिंदू ज़कात नहीं देते पाकिस्तान में, और बाकी जो सारे के सारे हैं वो नहीं देते, और आपको आपके फ़िरके के मुताबिक आप बैंक में लिख देते हैं कि जी मैं ये फ़लाँ मसलक को फॉलो करता हूँ तो इस तरीके से है, ये सारे का सारा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है। आगे आ जाइए, नो पर्सन शैल स्पेशल टैक्स वगैरह उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। आगे आ जाएं, सेफ गार्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, नो पर्सन अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टेक पार्ट इन रिलीजियस सेरेमनी और अटेंड रिलीजियस इफ सच इंस्ट्रक्शन सेरेमनी एंड वर्शिप रिलेट्स टू एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन। अब इस्लामियात की क्लास हिंदुओं के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं अलाउड, कंपल्सरी वगैरह है, वो अगर अटेंड करना चाहें, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनी शैल बी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर करना चाहें वैसे सीखने के लिए तो कर सकते हैं या देखने के लिए वगैरह, बट रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती उनके ऊपर। रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट किसी कम्युनिटी के तहत। अगर टैक्सेशन में मुसलमानों को मस्जिद के ऊपर अगर कोई बीच में दी जा रही है फैसिलिटी तो वो हिंदू के मंदिर के ऊपर भी बराबर दी जाएगी। देयर शैल बी रिलीजियस इन नो डिस्क्रिमिनेशन उसके दरमियान। तो अगर आप किसी को एक रिलीजन के लिए दे रहे हैं तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर रखा जा रहा है, ये भी लिखा हुआ। Subject to law, no religious community or denomination shall be prevented from providing religious instructions to pupils of that community, denomination in any education community। अच्छा, अब ये है इस्लामिक अगर स्कूल है तो उसके अंदर आप रोक सकते हैं हिंदुज़म पढ़ाने से, मगर यहाँ पे ये लिखा हुआ रिलीजियस कम्युनिटी, अगर उन्होंने खुद स्कूल बनाया हुआ है तो वो जो मर्ज़ी पढ़ाएं वहाँ पे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कैथीड्रल और ये जो सारे जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं वो अगर चाहें तो कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने उसके अंदर इस्लामियात की रिक्वायरमेंट वगैरह ऐड की हुई है, वो है, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। ये देख लीजिए। इसके बाद फिर आगे आ जाए 23 और 24 इंपॉर्टेंट हैं। 23 और 24 का ताल्लुक है एवरी सिटीजन, 23 है प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन imposed by the law in the public interest। हर बंदे के पास हक है कि वो प्रॉपर्टी रख सकता है, हासिल कर सकता है, बेच सकता है। गवर्नमेंट आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचने से नहीं रोक सकती, गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी हासिल करने से नहीं रोक कर सकती, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इसकी कोई एक्सेप्शन बता सकता है जहाँ उसका क्या ताल्लुक है? नहीं, वो गवर्नमेंट का ये वो उस तरीके से नहीं है। स्टेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का वो तो है कि हाँ सब्जुडिस है, और इसका मतलब लैंड रिफॉर्म, बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें हासिल की गई, वापस ले ली गई गवर्नमेंट ने कि जी आप इतनी ज़मीन रख सकते हैं, इतनी ज़मीन आप नहीं रख सकते, और ये सारे के सारे मज़ारे इनके अंदर डिवाइड हो गए। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे करने के लिए, मोनोपली से रोकने के लिए आप कर सकते हैं, आप कैप वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ वंस अगेन, ये ऐसी चीज़ है राइट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कदम है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। तीन चीज़ें, बाय लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी एक्सेप्शंस आ सकती हैं। और डी ऑल ऑफ द अबव, तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और आखिरी देख लीजिए इसके अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती नहीं ली जा सकती, सेव एज अलाउड बाय लॉ। कौन सा एक कानून है जो कि अलाउ करता है ज़बरदस्ती किसी से प्रॉपर्टी लेना? लैंड एक्विजिशन एक्ट। और टेम्परेरी भी आप ले सकते हैं, बट लैंड एक्विजिशन एक्ट क्लियर एग्जांपल है जहाँ पे लिखा है नो, अगले में लिखा जाता है नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरीली एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ सेव फॉर अ पब्लिक पर्पज एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर कॉम्पनसेशन। एक्विजिशन का कानून बन सकता है कंपल्सरी आपसे शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं, अक्वायर नहीं किया जा रहा, आपसे शॉर्ट टर्म में ली जा रही, वो यहाँ पे इसकी एक्सेप्शंस हैं टू द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब सिलेबस में 24 के ऊपर जाके रुक जाते हैं। मेरे नज़दीक आपको अगले 4 भी पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि वो भी आई बिलीव शायद उसके ऊपर क्वेश्चन आ सके। क्विकली मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। 25 आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। 25 का ताल्लुक है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के लिए।
ऑल सिटीजन आर इक्वल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स होगी। किन चीज़ों के ऊपर, जेंडर के ऊपर कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती? नथिंग इन दिस शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम, इन व्हाट केसेस कैन डिस्क्रिमिनेशन हैपन? हाँ नहीं, आगे कानून कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों के लिए अलाउ करता, लिख के सब 3 में लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए के फेवर के अंदर और औरतों के फेवर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, उनके खिलाफ नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट। और राइट टू एजुकेशन 25A में है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक प्लेसेस के अंदर के जी किसी जगह के ऊपर रिलीजन या किसी और बेसिस के ऊपर आपको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर कोई पब्लिक प्लेस है, प्राइवेट के अंदर कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं हो सकते। पब्लिक प्लेसेस के अंदर हर बंदे का हक है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू एवरीवन। 27 में लिखा हुआ डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, ये गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं उसमें रिलीजन, रेस, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। कोटे शोटे वगैरह नहीं हो सकते, कई प्रोविंसेस के बंदों को नहीं प्रेफर किया जा सकता, दूसरों के ऊपर औरतों को मर्दों के ऊपर, मर्दों को औरतों के ऊपर प्रेफर नहीं किया जा सकता। कहाँ पे? सर्विसेज के अंदर, गवर्नमेंट जो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो वहाँ पे बराबर में आ रहा होगा। दूसरी जगह के ऊपर आर्ग्यूबल है कि अलाउ हो सकता है कि नहीं। ये हैं जी इसके अंदर आर्टिकल 28 आखिरी सिर्फ देख लीजिए, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट हर बंदे का हक है कि वो अपनी लैंग्वेज रखे। पंजाबी आप हैं, आप पंजाबी वगैरह रख सकते हैं, मगर नेशनल जुबान आर्टिकल 251 में जिसका लिखा हुआ वो उर्दू ही रहेगी। ठीक है।